Good afternoon, Navika. So there'll be one question for 3 marks from magnetism and matter. Generally, जो question आता है वो होता है कि write magnetic, differentiate among materials on the basis of magnetic properties. ठीक है? और उसके अलावा 1 mark करके question और भी आ सकते हैं. So we'll draw analogy between electrostatics and magnetism. अब तक हमने जो पढ़ा था ना, उसमें क्या था? There's a wire which carries current I, produces magnetic field. There's a loop which carries current I, produces magnetic field. There's a solenoid which carries current I. There's a magnetic field due to this also. And there's a toroid which carries current through it and produces magnetic field. मतलब we studied that passing of current through a loop or a wire produces magnetic field. हम बात करेंगे नेचुरल मैग्नेटिज्म की. In nature, we find some materials which exhibit magnetic properties, and these materials are called magnets. So magnets are basically naturally found materials which exhibit magnetism. They can attract iron or another magnet or repel another magnet. And you must have studied about bar magnet. Bar magnet has two poles, north and south. हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी यूज किया था मैग्नेट. वो इस शेप का होता है. There are two parallel faces, which are facing each other like this, and there is uniform magnetic field north to south. ठीक है? तो ये this is a natural magnet. There's a magnetic field. Field lines basically move from north to south. Inside the bar magnet, they move south to north. लेकिन outside, they appear to come from north, enter into south. Magnetic field lines are continuous closed loops like this, unlike electric field lines. सब लोग कैमरा ऑन कर लो. सृष्टि, देवेना, काव्या. सो नेचुरल मैग्नेट या तो बार मैग्नेट हो सकता है या यू शेप मैग्नेट भी होते हैं. दिस इज सर्कुलर मैग्नेट. यू शेप मैग्नेट इस तरह से होते हैं. horseshoe, north pole and south pole. So these are naturally occurring materials which exhibit magnetism. प्रीवियस चैप्टर काफी बड़ा था कंपेयर टू दिस चैप्टर. प्रीवियस चैप्टर ज्यादा मार्क्स का भी आता है. उसमें हमने ये सारा पढ़ा था. नाउ विल सी एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, बिकॉज मैग्नेटिज्म काफी हद तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलता जुलता है. यू सी. सो विल सी व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, बिकॉज अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, डेरिवेशंस याद किए हैं, तो दोज रिजल्ट्स विल हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग मैग्नेटिज्म के रिजल्ट्स ऑल्सो. तुम लोगों का फर्स्ट टर्म कब से शुरू हो रहा है सबका? टेंटेटिवली डेट क्या है? हाँ. 27 अगस्त। फर्स्ट टर्म एग्जाम सितंबर में ट्वेंटी जो होता सेवन है. से हाँ, मिड टर्म फर्स्ट टर्म जो भी होता है. सितंबर। हाफ ईयरली अगस्त एंड. व्हाट अबाउट यू? 31st अगस्त. एंड काव्या, तो सितंबर फर्स्ट। नंदिनी, अगस्त एंड। तुम कहाँ थी कल वाली क्लास में? तो मेरा आज केमिस्ट्री का पेपर था, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। तुम्हें तो मालूम है ना अपना हाल केमिस्ट्री में. फिर उसको लिख हाँ लिख के जी। याद करना शुरू करो ना फिर केमिस्ट्री को. हाँ, सर टाइम ही नहीं था इतना, मतलब जो हो पाया वो कर। नाविका, तुम्हारा एग्जाम कब है? अराउंड 8 सितंबर. ठीक है. तो
maybe I'll give it 2 days off, एक Wednesday, एक Friday, so that you can prepare that time. नहीं तो जब कोई होगा ही नहीं क्लास में, क्या क्वेश्चन कराऊंगा मैं? ठीक है। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम सिलेबस पहला बुक तो सभी का आ रहा है ना दीक्षा? और कुछ लोगों का सेकंड बुक के भी चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उसका मैं तुम्हें राइट अप दे दूंगा, नोट्स पहले ही। एंड इफ पॉसिबल यू कैन वॉच द वीडियोस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, 25-26 का वीडियो अवेलेबल है रे ऑप्टिक्स का। जिनको करना है वहाँ से कर लेंगे। बट EMI AC तक हमारा बहुत सॉलिड सॉलिड हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल कवर अराउंड 90% ऑफ द सिलेबस। उस 90% सिलेबस में तुम अगर 80% भी ढंग से कर लेते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मतलब 80% का मतलब तुम्हारे 72% मार्क्स आ जाते हैं। 72 इज क्वाइट गुड। 72 का मतलब 70 में से 50+ मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच। 50+ स्कोर डेफिनेटली करना है, बिकॉज दैट विल बी गुड इनफ। उसके बिलो नहीं आने चाहिए, उससे ज़्यादा तो कुछ भी आ सकता है, 70 भी आ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी। दीक्षा, 70 में 70 ला रही हो ना तुम? तुमने प्रॉमिस किया था मुझे। तुम्हारा एग्जाम का फिजिक्स का? फिजिक्स का लास्ट पेपर है। ठीक है, फिर वो अच्छी बात है फिर तो। हम्म, राइट। Now, see the analogy between the electrostatics and magnetism. Why this analogy? Because अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेरिवेशन याद किए हैं तो वेरी सिमिलर मैग्नेटिज्म के हो जाएंगे। मैग्नेटिज्म किया तो वेरी सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हो जाएंगे। प्रीवियस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, बिकॉज ये करंट, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल मैग्नेटिज्म। देयर सम मटेरियल्स जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। सो देयर इज नथिंग टू विद करंट पासिंग थ्रू अ वायर और अ लूप और व्हाटएवर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमने पढ़ा था चार्ज। व्हाट इज चार्ज? थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बताना भाई, कौन बताएगा? काव्या Material बताएगी। हाँ। property of the material property of something to get attracted or repelled. या ऐसे फिजिकल एंटिटी by virtue of which a body attract or repel another object, so that is charge. चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड a charge has a space all around it where other charges could experience a force, है ना? So that is called electric field. And this electric field due to a point charge कितना था, याद आ रहा है? If it is a positive charge, it is KQ by R square। यही था। K की वैल्यू कितनी थी स्पेस में? 1/4 pi epsilon naught Q by R square। ये था इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिमिलर इन मैग्नेटिज्म वी हैव पॉजिटिव चार्ज से एनालॉगस वी हैव अ नॉर्थ पोल। जिस तरह से वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेम फैशन वी हैव अ नॉर्थ पोल। मतलब नॉर्थ पोल एंड पॉजिटिव चार्ज आर द मोर और लेस एनालॉगस टू ईच अदर। नॉर्थ पोल से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकलती है? वहां पे पॉजिटिव चार्ज रखो, उसका देखो मोशन क्या हो रहा है ना। ऐसे ही करते थे ना हम लोग। तो इफ आई प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज हियर, टेस्ट चार्ज हियर, ये टेस्ट चार्ज इधर जाएगा, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई। सिमिलरली नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल मूव अवे। जैसे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, वैसे ही मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड दूर जाएगा। एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला? के की जगह आएगा μ0/4 पाई। इन प्लेस ऑफ के यूल राइट μ0/4 पाई। क्यू की जगह क्या आना चाहिए? वी हैव इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर देयर, वी हैव अ मैग्नेटिक चार्ज m/r²। m इज मैग्नेटिक चार्ज, और इसका एक और नाम है पोल स्ट्रेंथ।
M इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। जैसे कि चार्ज होता है उससे मैग्नेटिक चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एट अ डिस्टेंस आर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी टूवर्ड्स इट। फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। सिमिलरली इफ यू हैव साउथ पोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, magnetic field would be like this and formula will remain the same, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा। मतलब नॉर्थ पोल इज एनालॉगस टू पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल इज एनालॉगस टू नेगेटिव चार्ज। ई की जगह बी आएगा, बी वॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट कंटिन्यूअस, दे बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट एट नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, magnetic field lines are continuous curves, they appear to come from north and then enter into south, हालांकि वो continuous curves होते हैं। ठीक है शिविका, कायशा, यस कायशा सर। कैमरा ऑन कर लो। यस सर। मम्मी बोले दी सो जाती है क्लास में, पता नहीं लगेगा आपको, नहीं सर। तो कैमरा ऑन क्यों नहीं करते फिर। इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भूल सकते हो तुम ये, कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली। देन तुमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, Coulomb's law was that if you have 2 point charges, Q1, Q2, there will be force of attraction or repulsion between them. And what was that? F equal to 1 by 4 pi epsilon naught, Q1, Q2 by R square. ये था फोर्स का फॉर्मूला। तो सिमिलरली अगर हमारे पास दो पोल्स हैं, if we have two poles separated by distance r, then say this is, इसका पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसका पोल स्ट्रेंथ m2 है, बिकॉज आई टोल्ड यू जो रोल चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है वही रोल पोल स्ट्रेंथ का या मैग्नेटिक चार्ज का मैग्नेटिज्म में है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आना चाहिए, अभी तुमने देखा था, μ0/4 पाई, Q1 Q2 की जगह मैग्नेटिक चार्जेस बाय डिस्टेंस स्क्वायर्ड। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक बेसिकली सेंट्रल फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव है। लाइक पोल्स में रिपल्शन होगा, अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट है कंजर्वेटिव फोर्स ऑल्सो। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है नंदिनी। सर उसके पार्ट्स पे डिपेंड नहीं करता, मतलब क्या, वो work done फर्स्ट by एंड a लास्ट। conservative force does not depend upon path, only initial final position। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है और मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, दोनों सेंट्रल फोर्स हैं, बिकॉज द फोर्स विल बी एक्टिंग along the line joining the two charges, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा लेकिन along the line होगा। तो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल काव्य। So did you ask me? यस तुम्हारा ही नाम काव्य है, ठीक है, मेरा नहीं है। Electric dipole is consisting of two equal and opposite charges separated by a distance 2a. कायशा सही बोल रही है काव्य। Sir, electric dipole system of two equal and opposite charges separated by a small distance 2a. ठीक है, दोनों ने सही बोला। तो -q + q सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डायपोल, याद आ गया। व्हाट वाज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देविना।
एग्जाम आने वाला है। Sir, क्या? spread. Sir, इलेक्ट्रिक 2AQ. प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू द लेंथ, है ना, 2AQ। इलेक्ट्रिक डायपोल is product of the length and the charge, magnitude of charge. Now, is it a vector quantity or a scalar quantity? कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज वेक्टर और स्केलर? प्रिशा, कैसी बातें कर रहे हो? जेई की तैयारी कर रहे हो तुम तो। इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इज a वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा मत बोलो, से वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन भी चल रहा है, ये मान के चलो। यूनिट क्या था इसका? शिविका, यूनिट। शिष्य तुम बताओ। सर किसका यस, यूनिट? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सर कूलम मीटर। कूलम मीटर, बिकॉज चार्ज कूलम है, लेंथ मीटर में है। अब वेरी सिमिलर टू दिस वी हैव मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल? मैग्नेटिक डायपोल वुड बी नथिंग बट अ बार मैग्नेट। ये मैग्नेटिक डायपोल है। स्मॉल बार मैग्नेट इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक डायपोल। जैसे कि कंपस है, कंपस में जो नीडल होती है वो मैग्नेटिक डायपोल ही है, क्योंकि दोनों का पोल स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। ये साउथ पोल है, इसका MS लिख लो और इसका MN लिख लो। N का मतलब नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ, MS का मतलब साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ। दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। सेपरेशन बिटवीन देम इज 2L, एक ही जगह L लेते हैं इस बार हम। और किसी भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, सिमिलरली मैग्नेटिक डायपोल का क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करोगे। इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इट विल बी, यहाँ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द लेंथ। यहाँ भी वही होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू लेंथ। चार्ज की जगह क्या आ गया? चार्ज की जगह आ गया मैग्नेटिक चार्ज। व्हाट अबाउट यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ? किसी को याद है पोल स्ट्रेंथ का यूनिट? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का तो पता है ना सबको। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट चैप्टर में किया था करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, याद आ रहा है? NIA। बहुत जल्दी तुम्हारा इस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगले वीक ही रख लो, क्या है ज्यादा, वो तो चलते रहेंगे किसी ना किसी के। तुम तो वैसे ही टाइम पे एग्जाम का देती हो। ये है, इसका यूनिट क्या था बताना, M का? एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई इज करंट, ए इज एरिया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट था एम्पियर मीटर स्क्वायर। पिछली क्लास में तुमने किया था। तो कैपिटल M क्या है? पोल स्ट्रेंथ इनटू द लेंथ। तो ये है एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, M का यूनिट मेरे को निकालना है, लेंथ का हो जाएगा Ampere मीटर। meter. Ampere meter. यस, लिख लो, अभी ये काम आएगा। यूनिट ऑफ M इज एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर हो गया। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सिमिलरली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? ये भी वेक्टर होगा। इसकी डायरेक्शन क्या थी? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज साउथ टू नॉर्थ पोल। इट इज वेक्टर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट याद कर लो, सेम मैग्नेटिज्म में आ जाएंगे। सिर्फ के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखना होगा तुम्हें μ0/4 पाई। क्यू की जगह M लिखना होगा, एंड एवरीथिंग इज द सेम। ई की जगह कैपिटल B लिखना होगा।
ठीक है, आगे बढ़े अब। देन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, या एक और चीज कर लेते हैं पहले। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, ये था। सिमिलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो क्या होता है? इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी पोल को रखें, सपोज हमने बार मैग्नेट रख देता हूं मैं, बिकॉज नॉर्थ पोल इसका यहाँ है। नॉर्थ पोल इज सिमिलर टू पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा? नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? वेरी सिमिलर टू दिस। क्यू की जगह आएगा एम, ई की जगह आएगा एम बी। तो जब भी कोई मैग्नेटिक पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड में होगा, तो नॉर्थ पोल पर फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स ऑन ए नॉर्थ पोल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरी सिमिलर टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में क्या होता था? नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किधर लगता था? ऑपोजिट टू, मैग्नीट्यूड वही है Q इंटू ई, बट डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो साउथ पोल पे क्या होगा? साउथ पोल पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नीट्यूड वही होगा, मैग्नीट्यूड वही होगा। अगर मैं इसको डायपोल ले लूं तो ये 2a था और ये कितना हो गया? 2l। तो इफ यू सस्पेंड an electric dipole inside uniform field, it experiences torque and rotates। तो सेम फंडा यहाँ पे आएगा, इसका डेरिवेशन आ सकता है 3 मार्क का। क्वेश्चन लिख लो एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में। derive derive formula for derive formula for the torque derive formula for the torque acting, क्या हुआ आयशा? हेलो, यस सर। क्वेश्चन लिखा, तुम्हें क्या लिखा बताओ? सर लिख ड्राइव एन एक्सप्रेशन। हाँ, फॉर द टॉर्क acting for the torque acting on a magnetic dipole on a magnetic dipole suspended freely inside एक्टिंग के बाद क्या है? acting on a magnetic dipole suspended freely inside uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नंदिनी सुनाएगी क्या लिखा है इसने, क्या लिखा बताओ? So derive formula for the torque acting on a magnetic dipole suspended freely. फिर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखो, बातें करोगे तो ये होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इधर तुमने डेरिवेशन ऑलरेडी किया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद आ रहा है ना? क्या फॉर्मूला था सृष्टि? P sin theta. पी साइन थीटा, राइट। इसको हम डेराइव नहीं करें, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और वेक्टोरियली क्या था शौर्य? P cross वेक्टर याद आ रहा है? पी क्रॉस ई, पढ़ना शुरू कर दो। तो अब इसको हम डेराइव करेंगे, तो थोड़ी सी कहानी लिखते हैं पहले। लिखो कंसिडर a magnetic dipole
consider a magnetic dipole of length 2L. Consider a magnetic dipole of length 2L, pole strength small m, pole strength small m, dipole of length 2L and pole strength m, free to rotate inside uniform magnetic field capital B as shown in the diagram, शिविका लिख लिया पूरा। अब इसका फोटो बना लो अच्छा सा। एग्जाम में डायग्राम में आधा पेज भर देना, ठीक है, बड़ा सा डायग्राम बनना चाहिए, पेंसिल से लेबलिंग पेन से कर देना। जो नजर आ रहा है तुम्हें यहाँ पे वही लिखा है, देखो बताता हूँ क्या होता है। कंसिडर अ मैग्नेटिक डायपोल ऑफ लेंथ 2L, पोल स्ट्रेंथ m, स्मॉल m, सस्पेंडेड फ्रीली इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो हमें डायग्राम में नजर आ रहा है वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेबल कर दो इसको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डायपोल, साउथ टू नॉर्थ क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और थीटा इज एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर। मैग्नेटिक डायपोल साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा, ठीक है। तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक डायपोल है। मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा होगा। आगे लिखो, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पोल, force acting on each pole will be m into b. Force acting on each pole would be m into b, and it will be in the opposite direction. क्या होगा कायशद में, कौन नहीं पढ़ने दे रहा? तो छोटा भाई आ गया। हाँ तो छोटे भाई तो परेशानी करते हैं। क्या बोल रहे हैं? मोबाइल मत देख, पढ़ ले। कुछ नहीं सर। राइट। तो दोनों पोल्स पे मैग्नेटिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इक्वल है। आगे लिखो, नेट फोर्स ऑन, फोन उठा के रख दो पीछे। नेट फोर्स ऑन द मैग्नेटिक डायपोल विल बी 0। नेट फोर्स ऑन द मैग्नेटिक डायपोल will be 0, and hence there will be no translatory motion, of the dipole. तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी हम किसी मैग्नेटिक डायपोल को या बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, उस पर नेट फोर्स 0 होगा, एंड देयर बी नो ट्रांसलेटरी मोशन। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है, देयर बी नो ट्रांसलेटरी मोशन। बट आगे लिखो, as two forces are anti-parallel, and not passing through a common point. These will produce torque due to which dipole will rotate, ठीक है।
कोई बात नहीं, लिखना पड़ेगा, मार्क्स नहीं आएंगे, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो एनहेंस रोटेट। अब एक छोटा सा डायग्राम और बना लो। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दिस लेंथ इज 12, इज वेरी सिमिलर टू व्हाट इट डिड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर वो डेरिवेशन याद है ये वाला, तो ये भी याद हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 12 साइन थीटा। तो हम perpendicular distance between two parallel forces would be 12 sin theta। तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, बिकॉज द टू फोर्सेस वर इक्वल एंड ऑपोजिट। बट टॉर्क जीरो नहीं होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है हमेशा? फोर्स इनटू मोमेंटम। तो हम टॉर्क का फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। फोर्स एफ है, मोमेंटम कितना हो गया? 12 साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना था? एम इंटू बी इंटू 12 साइन थीटा। बी 12 इंटू एम क्या था? अभी किया था तुमने। लेंथ ऑफ द डायपोल इंटू एम इज मैक 12 है ना लेंथ। नहीं ले सकते हैं, बट क्या होता है कि इसमें भी पहले ना डेरिवेशन एक्स्ट्रा भी थे, कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो जैसे वहां पे हमने 12 लिया था ना, ताकि वो कैलकुलेशन में इजी हो जाए तुम्हारा फॉर्मूला डेराइव करने में, इसलिए इसको भी 12 लेते हैं। और 12 इंटू एम क्या था? इट वॉज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कैपिटल एम। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम इज 12 इंटू एम। और सिंस वेक्टर क्वांटिटी एम क्रॉस बी, देखो पी की जगह एम आ गया, ई की जगह, एंड न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाला है। तो इसमें टॉर्क का फॉर्मूला डेराइव कर दिया। इसको एक बार गो थ्रू कर लो, टॉर्क का डेरिवेशन। अगर ये याद हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है। अब जो भी टॉपिक होता जा रहा है ना, उसको उसी समय याद करते जाओ, सो दैट दिस विल बी प्रिपरेशन फॉर योर सितंबर एग्जाम। जस्ट रिमेंबर दिस। एम की जगह पी लिख दोगे, बी की जगह ई लिख दोगे, तो बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। अब इस टॉर्क की वजह से इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क लगा पी साइन थीटा और या पी क्रॉस सी, तो इलेक्ट्रिक डायपोल टर्न करेगा। टर्न करके क्या होगा? टर्न करके ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग द डायपोल बाय द टॉर्क हमने डिराइव किया था। इट वाज एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक डायपोल। याद है किसी को फॉर्मूला? minus P sin theta. माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, यही था ना? एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन सस्पेंडेड इनसाइड फील्ड। पी साइन थीटा टॉर्क था, एनर्जी का फॉर्मूला तो ये था। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल, सब भूल गए तुम लोग। माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। थीटा वन क्या था? इनिशियल एंगल बिटवीन पी एंड ई। थीटा टू इज इनिशियल एंगल बिटवीन, थीटा टू इज फाइनल एंगल बिटवीन पी एंड ई। इसमें हमने एक स्पेशल केस भी किया था कि अगर इनिशियल एंगल 90 डिग्री है, हाँ नहीं, थीटा टू फाइनल है, थीटा वन इनिशियल है। अगर इनिशियल एंगल मान लो 90 था,
तो फिर क्या फॉर्मूला हो जाता है इसका? इट वुड बी u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, और u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, बिकॉज दिस टाइम दिस विल बी डॉट प्रोडक्ट। तो टॉक में p क्रॉस ई आता है, एनर्जी स्टोर में माइनस पी डॉट ई आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आ रहा होगा ना एग्जाम में? आ रहा है, छोड़ नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? फिर अभी से टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू कर दो, वरना जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा सारा बैकलॉग बढ़ता जाएगा, बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा तुम लोगों का। समझ में आ गया कायशा? पुराने पेपर निकलवा लो स्कूल से। सर आज स्कूल में सर को बोला था देने के लिए, सर कहते हैं ऐसे मैं नहीं दूंगा, अलाउ नहीं करता, खुद मिलेगी तो ठीक है वरना हम नहीं देते। तुम सीनियर से ले लो। सर पेपर खत्म होते ही फाड़ के फेंक देते हैं सारे। ऐसा है क्या? बहुत गलत बात है ये। फिजिक्स का अपना अपमान करते हो तुम लोग। अब सिमिलरली नाउ विल डिराइव अनदर डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डायपोल। लिखो, मैग्नेटिक एनर्जी stored by magnetic energy stored by magnetic dipole when suspended inside uniform magnetic field। अब इसकी इनिशियल स्टोरी वही सारी है कि देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड वो सारा एक बार लिख लो दोबारा से। फिर वेल सस्पेंडेड के बाद क्या लिखना है? क्या लिखवा है मैंने, श्योर है बोलना? मैग्नेटिक is energy stored by a magnetic dipole when suspended freely inside uniform magnetic field। ठीक है, इसका डायग्राम भी वही बनेगा, और इसकी जो इनिशियल स्टोरी थी ना वो भी सेम लिख लो, और फिर मेरे को बताना क्या लिखा है तुम लोगों ने। फोटो भी वही बनेगा इसका। लिखो ना पूरा, वो लिखा पुराना वही सारा लिखो ना। दिस ए बार मैग्नेट और पोल स्ट्रेंथ दिस, और मैग्नेट डायपोल दिस। हाँ दिस कितना सही लिखा है, ऐसे लिखो। लिखने की आदत डालो अब, मैंने एग्जाम में क्या करोगे, मम्मी को लेके जाओगे साथ में, वो बैठ के लिख रही है तुम। फिर गुड। और काव्य तुम कब दर्शन दोगे यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में? Well, I will come from Friday. हाँ I will come Friday. ठीक है। नेक्स्ट वीक बोला ना, 15। आज क्या है, 5th। चलो ठीक है। क्या लिखा बताना जरा, सृष्टि क्या लिखा? Consider a magnetic dipole of length 2L and pole strength M suspended freely in a uniform magnetic field P. तुमने तो कंपटीशन कर लिया दिव्या के साथ धीरे बोलने का है। Well, इतनी धीरे बोलती, इसको खुद सुनाई देता मैंने क्या बोला है। चलो ठीक है। कंसिडर ए मैग्नेटिक डायपोल of pole strength small m, dipole moment capital M, freely suspended inside uniform field as shown in the figure। जो नजर आ रहा है वो लिख दो, ठीक है। अब क्या होगा,
एज आगे लिखो, देर इज अ टॉर्क एक्टिंग, देर इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल which rotates the dipole and in the process work is done, and in the process work is done, and this work is stored, this work is stored as potential energy of the dipole. This work is stored as potential energy of the dipole. अब जरा रिकॉल करो, 11th मैथ्स 11th फिजिक्स में तुमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? अगर हम किसी, Into perpendicular. यस एफ डी एस ना, एफ डॉट डी एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेटरी मोशन में अगर कोई फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेसमेंट डी एस से डिस्प्लेस करता है तो वर्क डन इतना होता है, एफ डी एस। रोटेशनल मोशन मुझे याद आ रहा है, तुम नहीं, वर्क डन, एनर्जी, जो भी जो भी वर्क डन करेंगे वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर कोई मास है उसको तुमने लिफ्ट करके, पोटेंशियल एनर्जी, किसी मास को तुमने लिफ्ट करके हाइट पे रख दिया तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गई। अब ये जो एनर्जी है इसको तुम किसी के सिर पे भी गिरा सकते हो, वर्क डन हो गया ना, मतलब इसमें अब एनर्जी आ गई। तो वेन एवर यू डू वर्क, एनर्जी स्टोर्ड। रोटेशन में क्या होता है? रोटेशन में फोर्स की जगह आता है टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इन रोटेशनल मोशन वर्क डन इज टाउ डी थीटा। ठीक है नाविका, क्वेश्चन हो रहे हैं असाइनमेंट के सारे। पिछली क्लास में तुमने दिखाया नहीं था, लेकिन लाई थी तुम नोटबुक। सब लोग असाइनमेंट का एक नोटबुक बना लो, इसमें असाइनमेंट के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? नंदिनी सुनाई दे रहा है? सर असाइनमेंट, वो पूरा असाइनमेंट लाइक हर चैप्टर का कर लेंगे तो काफी सारा। हाँ, और क्या, जिंदगी जिंदगी सुधर जाएगी। तुम्हारा टीचर मार्क्स काट नहीं सकता जानबूझ के भी, फिर उसको पास करना ही पड़ेगा 60-70% मार्क्स से, और बोर्ड में तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन कर लो, प्लस क्लास में हाँ, नहीं वो ना नॉर्मली हर साल वो फेब में होते हैं, मिड। तो टाउ डी थीटा हो गया, तो क्या लिखवाया था मैंने? वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी ना। आगे लिखो, इफ डायपोल रोटेट्स, if dipole rotates from initial angle theta 1, if dipole rotates from initial angle theta 1 to final angle theta 2, to final angle theta 2, then the work done, will be, ये लिख लो, dw is equal to tau d theta, और इंटीग्रेशन dw is equal to tau d theta, theta 1 to theta 2. So this work done gets stored as energy. टाउ क्या था? एम बी MB sin theta. साइन थीटा। तो इस इंटीग्रल में एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा वेरिएबल है, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है नंदिनी? Cos क्या minus बात है, cos हाँ, minus cos माइनस minus कॉस, माइनस उल्टा हो जाता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो इंटीग्रेशन में रिवर्स हो जाएगा। मैथ्स तो भी तुम्हारा इंटीग्रेशन हुआ था ना एग्जाम में, कितने मार्क्स मिल गए? वो बताया तो थे आपको। अच्छा, हाँ, याद आ गया मुझे।
कौन से वाले में? सो दिस इज द फॉर्मूला जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया था। एम की जगह पी था, बी की जगह ई था। और अगर इनिशियल एंगल इज 90, फाइनल एंगल इज थीटा, then what will be the energy stored? Minus mb cos theta. That is u is equal to minus m dot b. लिख लिया? इसको याद कर लेना। इन दोनों में से एक आ सकता है। टॉर्क वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट इज, इफ यू रिकॉल, we derived formula for electric field on the axial line and equatorial line of इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है? ई एक्सियल का फॉर्मूला याद है किसी को? देवेना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? यस सर। बताओ। सर रिपीट कर सकते हैं कि आवाज क्या कर गई? हाँ, सर आपकी आवाज क्या कर रही है? आप रिपीट कर सकते हैं? क्या पूछा था? क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? एक्सियल लाइन का इज इक्वल टू 1 बाय 4। टू Okay, के पी but एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये था। हम्म। And direction of electric field is the same as direction of dipole moment, तो वेक्टोरियली भी सेम था ये। और अगर ये शॉर्ट डायपोल होगा तो फिर क्या होता था? ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, टू KP के पी by बाई एक्स x cube. क्यूब। राइट, लिखो एक बार ये सारे डेरिवेशन की अलग से एक नोटबुक बना लो, उसमें डेरिवेशन लिख लिख के याद करो। न्यूमेरिकल्स जो हमने क्लास में किए वो सारे करने, प्लस जो असाइनमेंट के इनिशियली दे रखे ना पिछले 4 साल के आईएससी और सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन को रिवाइज करना है। सर हाँ, मेरे ना स्कूल का इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स है तो मैं लीव कर दूँ। क्या हो रहा है स्कूल का? इंग्लिश का लिसनिंग स्किल्स है। अच्छा, अभी? 5 o'clock है और हमें 4:50 ज्वाइन करने के लिए बोला। अभी 5 मिनट रुक जाओ तुम, इतना क्या घबराती हो तुम लोग? अच्छा ये बताओ, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या था फील्ड? देविशा, दिवशा? नीचे x² + a² 2/3 आ रहा था। इक्वेटोरियल, और ऊपर क्या आएगा? डायरेक्शन ऑपोजिट होती है इक्वेटोर। हाँ, न्यूमरेटर में क्या आता है? कोई बताएगा? काव्या? सर मेरे को शॉर्टहैंड फॉर्मूला याद है KP by x cube. Otherwise, I वो think तो शॉर्ट, numerator दैट इज फॉर शॉर्ट डायपोल। कोई माइनस नहीं आता इसमें, माइनस नहीं आएगा। और डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की इधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर वेक्टर साइन लगाओगे तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा।
और शॉर्ट डायपोल होगा तो क्या होगा? Kp by x cube. Kp by x cube magnitude wise. So we've seen that E axial by E equatorial for a short dipole is always 2. अब जल्दी से इसकी एनालॉजी बताओ. इन केस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके सेंटर से डिस्टेंस मान लो x है, दिस लेंथ इज L एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो L. इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है, विच इज 2L into M. What is magnetic field on the axial line of magnetic dipole? खुद से बनाओ फॉर्मूला. दीक्षा फॉर्मूला बता दो फिर चली जाओ तुम. बिल्कुल सिमिलर है ई एक्सेल के. क्या करना है हमें? के की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख दो, 2 की जगह 2 आएगा, और पी की जगह कैपिटल नेम आएगा, एक्स की जगह एक्स आएगा, ए की जगह क्या आएगा? एल आ जाएगा. बस बात खत्म. और वेक्टर वाइज भी सेम रहेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है. सेम सिमिलर रिजल्ट. अगर शॉर्ट मैग्नेट होगा तो फिर क्या होगा? मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय एक्स क्यूब. इक्वेटोरियल पे क्या क्या होना चाहिए फिर? इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. देखो सेम, के की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई, नेगेटिव साइन आएगा, पी की जगह एम आ गया, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा. for short dipole म्यू नॉट बाय 4 पाई m by x क्यूब हो जाएगा, 2 हट जाएगा. दैट मीन्स b एक्सियल बाय b इक्वेटोरियल कितना हो गया? 2 times. So much analogy between the two. सर मैं जाऊँ? जाओ जाओ. थैंक यू सर. Okay. Improve your listening skills. स्कूल वाले बेकार में टाइम वेस्ट करते हैं इन चीजों में. ये डेरिवेशन खैर नहीं आएगा, बट तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए. ठीक है? डेरिवेशन जो हमने 2 किए थे वही आएंगे, बट ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए. देन यू डिड गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. याद आ रहा है? शिविका, गॉसेस लॉ क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक का? नंदिनी तुम बताओ. Q by epsilon to the वो तो मैथमेटिकली बता रहे हो, उसका स्टेटमेंट क्या था? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो. The electric flux through a closed surface is equal to the charge enclosed upon epsilon. Yes, electric flux, basically E dot ds through a Gaussian surface always equals to Q divided by epsilon naught if the charge is placed inside free space or air. ठीक है? स्टेटमेंट पूरा लिखना होगा, 1 मार्क का आता है ये. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था वैसे? ई ए कॉस थीटा और ई डॉट ए, है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? स्केलर या वेक्टर?
बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर ही होना Scalar. चाहिए ना, स्केलर, राइट। यूनिट क्या थी इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और एक और यूनिट होता है इसका, कौन बताएगा? Sir, voltmeter. यस, किसका? फैरेड। फैरेड तो उसका है ना, कैपेसिटेंस का। तो ये था गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम आते हैं गॉसलेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, क्या होना चाहिए? ये 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 फाई। तो अगर कोई गॉसियन सरफेस है और उसमें कोई मैग्नेटिक पोल है, तो वैसी बात है, फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, अंदर भी जा रही बाहर भी आ रही है ना। सो व्हाट इज गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म फॉर ए क्लोज्ड सरफेस? व्हाट विल बी गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म? जरा सोचो और बताओ क्या होना चाहिए। हम्म क्यू की जगह हम क्या लिखते हैं? Um, स्मॉल एम, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखोगे? यहाँ पे एम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जीरो। दिस इज गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अब सृष्टि बोल रही है ऐसा क्यों? हाय, ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज poles मैग्नेटिक of roots नहीं बन सकते. मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे यहाँ पे यू कैन हैव अ पॉजिटिव चार्ज, यू कैन हैव अ नेगेटिव चार्ज सेपरेटली, बट मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग कभी नहीं हो सकते। इट इम्प्लाइज, ये आ सकता है, व्हाट डज Gauss's law of magnetism imply? It implies that magnetic monopole does not exist. Magnetic monopole does not exist. मतलब सिंगल पोल किसी मैग्नेट का कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर तुमने कोई बार मैग्नेट लिया तो उसमें नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है, उसको काट दो। इमीडिएटली द मोमेंट यू कट इट, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा। फिर काव्या तो मानती नहीं है, बोलेगी नहीं फिर बनाऊंगी मैं, तो फिर काट दो उसको, फिर नॉर्थ साउथ हो जाएगा। तो यू कीप कटिंग इट, इट विल बी नॉर्थ साउथ टिल यू रीच वन सिंगल एटम। जब भी एक सिंगल एटम पे पहुंच जाओगे उसमें नॉर्थ साउथ होगा। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक डायपोल होगा। अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज, तो मतलब करंट हो गई एंटी क्लॉकवाइज। उस करंट की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा एन आई ए। एन तो वन ही हो गया, आई इंटू ए हो जाएगा ना। तो वन सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट प्रोड्यूसेस मैग्नेट, एंड दैट इज ऑल्सो वी हैविंग टू पोल्स, मतलब वी कांट सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जब भी किसी गॉसियन सरफेस में, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए कंटिन्यूअस लाइन, जरा देखो, अगर हमने सपोज एक बार मैग्नेट को ऐसे रख दिया, नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ, तो क्या होगा? साउथ में फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, नॉर्थ से वापस आ रही हैं, साउथ से एंटर कर रही है, नॉर्थ से वापस आ रही हैं। तो जितनी फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस में अंदर जा रही थी उतनी ही बाहर आ रही हैं। तो नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस वुड बी ऑलवेज जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। नॉर्थ एंड साउथ हमेशा इकट्ठा होगा। सिंगल चार्ज जैसे हो सकता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो वी कैन हैव ए सिंगल चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ नहीं, वी कांट हैव। So this is Gauss's law for magnetism. Then the way we have electric flux, we can also have magnetic flux.
ये मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी काम आएगी अगले चैप्टर में, ईएमआई में. सो इफ देर इज नो, ये खत्म हो गया, मतलब इसमें कुछ है नहीं, फिर खत्म हो रहा है ये आ रहा है. फोर्थ एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ है बेसिकली. फोर्थ हम कर चुके हैं ना, मैग्नेटिज्म वाला. मैग्नेट करंट की वजह से मैग्नेटिज्म था. हाँ वो था. हाँ अब ये है, उसी का पार्ट है. मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत छोटा सा है. तो अगर सपोज देर इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर सम एरिया, इस एरिया के थ्रू, सपोज एरिया मैंने डीएस ले लिया, तो इस एरिया के थ्रू फील्ड लाइंस पास कर रही हैं. सो व्हाट विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स वुड बी बी डॉट डीएस. और डीएस एरिया हो गया, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिट क्या हो गया इसका? अगेन इज स्केलर क्वांटिटी. यूनिट होगा इसका टेस्ला मीटर स्क्वायर. टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर भी बोलते हैं. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर. इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला जाता है. अगर हम इसको एरिया से डिवाइड कर दें, डीएस से डिवाइड करें, तो बी आ जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर. और अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाई एम. एम इज फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा. तो ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का. देन वी हैव, जो क्वेश्चन 95% एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट और राइट 3 और 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. डिफरेंशिएट अमंग पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. अगर तुम नोट्स खोलोगे तो उसमें पूरा मैंने चार्ट बनाया हुआ है टेबल के फॉर्म में. है भी तुम्हारे पास नोट्स? लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो. लिखो डिफरेंशिएट, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो. हाँ, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट materials on the basis of their magnetic properties. और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, सेम ही आंसर होगा, और write 3 to 4 properties of diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic materials. डाया, पैरा एंड फेरो. ठीक है. तो ये आता है 95%, ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क का आता है. या फिर छोटे छोटे 1 1 मार्क के 2 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक एमसीक्यू आ जाएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा. ये आ जाता है. या दे गिव सम मटेरियल टू यू एंड दे आस्क यू विच टाइप ऑफ मटेरियल इज दिस. फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू एल्यूमिनियम इज, तो तुम्हें याद होना चाहिए, कुछ कॉमन मटेरियल्स पता होने चाहिए कि वो डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है. तो अगर उस टेबल को तुम अगर देखोगे तो वो इस तरह से है. डाया मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. पैरा और फेरो की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिग्री में डिफरेंस है, बाकी मोरलेस दे आर सेम. डाया इज जस्ट ऑपोजिट. अ diamagnetic material is weakly repelled by external magnetic fields. First property. You will find all this listed in the notes जो मैंने तुम्हें दिए हुए हैं. A diamagnetic material is weakly repelled by external magnetic field. डायामैग्नेटिक के एग्जाम्पल कौन बताएगा? नंदिनी, तुम्हारे एग्जाम में आया था ना, बताना जरा.
गिव वन एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल. याद नहीं है. हाँ, इसको याद करने का बड़े अच्छा तरीका है. जो मेटल लेडीज को बहुत पसंद है ना, वो डायमैग्नेटिक है. बताओ कौन सी है? गोल्ड, सिल्वर. ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे याद कर लो. सिल्वर, गोल्ड, वाटर, लिक्विड में वाटर याद कर लो. गोल्ड, सिल्वर, जितने प्रेशियस मेटल्स है ना, ये सारी, दे आर ऑल डायमैग्नेटिक. सो a diamagnetic material is weakly repelled by external magnetic field. अगर हम, सेकेंड प्रॉपर्टी इज, अगर हम किसी लिक्विड डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक वॉच ग्लास में रख के प्लेस करें इस तरह से, तो अ डायमैग्नेटिक मटेरियल ऑलवेज मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर साइड ऑफ द फील्ड. लिख लो, अ लिक्विड diamagnetic material moves from stronger to the weaker side of the field. तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है तो लिक्विड सारा का सारा दूर चला जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा. तो स्ट्रॉन्गर टू वीकर साइड ऑफ द फील्ड में मूव करता है. थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखें, then the field line will try to avoid the material. They will choose not to pass through the material. If a diamagnetic material is placed inside magnetic field, field lines will avoid or choose not to pass through the material. Obviously बात है, वो उसका रीजन यही हो गया ना, बिकॉज वो रिपेल करता है. अगर हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को फ्रीली सस्पेंड करें इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? मटेरियल, द डायमैग्नेटिक मटेरियल विल अलाइन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब वो उसके 90 डिग्री ओरिएंट हो जाएगा. if a diamagnetic material rod if a rod of a diamagnetic material is freely suspended inside magnetic field, it will align normal to the field. अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि they might give you that magnetic field is along x-axis and diamagnetic material is suspended. What is the direction of in which diamagnetic material will align? So it would be y or z axis, perpendicular, obviously. अगर हम किसी लिक्विड डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक यू ट्यूब में रख के, यूट्यूब तो मालूम है ना कौन सा होता है, वो मोबाइल वाला यूट्यूब नहीं है. ये दिस इज यूट्यूब. दिस इज यूट्यूब. लिक्विड मटेरियल को रखा, तो इस यूट्यूब में क्या होगा? वैसे तो लिक्विड का क्या होता है, दोनों आर्म्स में, यूट्यूब के दोनों आर्म्स में क्या होगा? सेम लेवल होगा लिक्विड का. लेकिन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे क्या होगा? लिक्विड का लेवल वुड ड्रॉप, इधर राइज हो जाएगा. सो इन अ यूट्यूब, लेवल ऑफ डायमैग्नेटिक लिक्विड विल ड्रॉप. ड्रॉप क्यों हुआ? बिकॉज वो रिपेल होता है ना. एक्चुअली होता ही है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो डायपोल्स होते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं अपने आप को. तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करेंगे तो उस पर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. ये होता है. अब हमने 5 प्रॉपर्टीज की, ठीक है. पैरा में क्या होगा? बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा. सबसे पहली बात मैंने लिखवाया था वहां पे, वीकली रिपेल्ड. तो पैरा में क्या होगा? वीकली अट्रैक्टेड. Oh.
A paramagnetic material would be weakly attracted by the external field. फेरो में क्या होगा, मैंने बताया डिग्री का डिफरेंस है. पैरा एंड फेरो आर मोर और लेस द सेम. स्ट्रांगली, यहाँ वीकली अट्रैक्ट होगा, उसमें स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा. सिर्फ डिग्री का फर्क है. इस वाली प्रॉपर्टी में सेकंड में क्या होगा, वहां डायमैग्नेटिक मटेरियल वीकर से, सॉरी स्ट्रॉन्गर से वीकर पे जा रहा था. यहाँ पे Weaker. स्ट्रॉन्गर, नो स्ट्रॉन्गर टू वीकर, नो वीकर टू स्ट्रॉन्गर, सॉरी उल्टा. Weaker to strong. वीकर टू स्ट्रॉन्गर, ठीक है. मतलब यहाँ पे सेंटर में इकट्ठा हो जाएगा, जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है वहां पे वो लिक्विड हो जाएगा. थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा, थर्ड वाली प्रॉपर्टी में फील्ड लाइंस विल ट्राई टू क्राउड, फील्ड लाइंस विल ट्राई टू क्राउड द मटेरियल. जबकि इसमें क्या होगा, फेरो में बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगी और ज्यादा. अगर इसमें तुम 3 लाइन शो करोगे इनसाइड, इसमें 6 लाइन शो कर देना. डिग्री का डिफरेंस है. फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा, वो परपेंडिकुलर अलाइन कर रहा था, क्या Parallel. करेगा, पैरेलल करेगा, दोनों में पैरेलल हो जाएगा. इन दोनों में पैरेलल अलाइनमेंट हो जाएगा. फिफ्थ वाले में क्या होगा, लेवल, जहां पे फील्ड है वहां पे लेवल ऑफ लिक्विड विल राइज, वो उसको अट्रैक्ट करेगा. फिर there's a term called relative permeability. याद आ रहा है कुछ, म्यू बाय म्यू नॉट. relative permeability, अगर कुछ भी प्रॉपर्टी याद है ये हमेशा याद रहेगी. डाया की हमेशा लेस देन 1 होती है, पैरा की ग्रेटर देन 1 होती है, और फेरो की वेरी वेरी लार्ज. इनफैक्ट स्टील या आयरन की म्यू आर की वैल्यू इज 1900, वेरी लार्ज. हम्म. और भी है एक आध और, नेक्स्ट क्लास में मेरे को 5 मिनट लगेंगे, ये फिनिश हो जाएगा, विल स्टार्ट विद EMIAC, ठीक है. एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट ऑफ 4th and 5th चैप्टर. क्या हुआ, साथ में ये अरे छोटा सा बच्चू चैप्टर है यार, तुम भी कैसी बातें कर रही हो, तुम तो दे भी चुकी हो इसका एग्जाम. ठीक ठीक मार्क्स भी, अब तो तुम पढ़ना ही है, अब पढ़े रहने से काम थोड़ी चलेगा. सर इसमें पर पार्ट बचा है कि हाँ क्या, इसमें भी एक पार्ट बचा है ना, और वो एक्स वाली चीज. हाँ वही ना, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा. तो फिर आई विल स्टार्ट EMI आफ्टर दैट. ओके, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट क्लास. Bye, sir. Bye. Thank you so much.